हेलो, वेलकम टू ओपन साइंस 9। तो आज हम समझने वाले हैं लिंक रिएक्शन और क्रैब्स साइकिल के बारे में। ठीक, तो देखिए, जो प्लांट सेल और ह्यूमन सेल होते हैं और बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल होते हैं, इसमें जो है एरोबिक रिस्पिरेशन होता है। तो हमने क्या किया, ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया। ठीक, अब उस पायरुविक एसिड का कैसे ऑक्सीडेशन करेंगे, चलिए अब हम देखते हैं। देखिए, एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O एंड ATP। जब हम पायरुविक एसिड का एरोबिक ऑक्सीडेशन करेंगे, अर्थात ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीटली ब्रेक डाउन करेंगे, तो क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और ATP फॉर्म होगा। चलिए सेकंड देखते हैं। एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड इन्वॉल्व 3 स्टेप, अर्थात जो पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन है, कंप्लीटली ब्रेकडाउन है, वह 3 स्टेप में होता है। तो सबसे पहला है इसमें डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजनेशन। अर्थात डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, और डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो इसे बोलते हैं क्या, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजनेशन होता है। उसके बाद सेकंड है हमारा क्रेब्स साइकिल। जो हमारा लिंक रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, पायरुविक एसिड इंटर करता है और एसिटिल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एसिटिल को एंजाइम होता है वो कहाँ पर जाता है, क्रेब्स साइकिल में जाता है। और जो क्रेब्स साइकिल से NADPH और उसके बाद FADH बनते हैं, वो कहाँ पर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में जाते हैं। तो थर्ड स्टेप क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे हम ETS भी कहते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं लिंक रिएक्शन के बारे में। देखिए, हमने क्या किया, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया, किसमें, पायरुविक एसिड में। और कितने पायरुविक एसिड बने, 2 पायरुविक एसिड बने। और पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। अब लिंक रिएक्शन में क्या होता है, इस पायरुविक एसिड को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एसिटाइल को एंजाइम A, और कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल। अब देखिए, लिंक रिएक्शन जो होता है, इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है डीकार्बोक्सिलेशन। देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, किसी रिएक्शन से हाइड्रोजन का बाहर निकलना या ऑक्सीजन का ऐड होना, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, पायरुविक एसिड से 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलते हैं, क्योंकि पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 हाइड्रोजन निकले और उसके बाद NaDH में जाके ऐड हो गए, और NaD से क्या बन गया, NaDH बन गया। और कितने मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल बने। उसके बाद क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, किसी रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। तो ये जो पायरुविक एसिड है, इससे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाहर निकले, और इसमें क्या ऐड होता है, कोएंजाइम। क्या ऐड होता है, कोएंजाइम। और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो पायरुविक एसिड होता है, यह कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिटाइल को एंजाइम A। अब एसिटाइल को एंजाइम A के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। और एसिटाइल को एंजाइम A कितने कार्बन मॉलिक्यूल होता है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। देखिए, पायरुविक एसिड जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल था, इससे जो है 1 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, तो कितने कार्बन बचे इसके अंदर, 2 कार्बन बचे। तो जो एसिटाइल को एंजाइम होता है, यह 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। अब जो एसिटाइल को एंजाइम बना है लिंक रिएक्शन से, यह एसिटाइल को एंजाइम एक किसमें इंटर करेगा, क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा। चलिए अब हम आगे समझते हैं। देखिए, जो ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट बना था, ये पायरुवेट जो है अब इंटर करने जा रहा था किसमें, माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में। लेकिन बीच जो लिंक रिएक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, इसी जो साइटोप्लाज्म है और माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स है, इसी के बीच में क्या हो जाता है, लिंक रिएक्शन हो जाता है। ठीक, तो पायरुवेट जब इंटर करने लगता है माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में, इसी बीच क्या हो जाता है, लिंक रिएक्शन हो जाता है। और लिंक रिएक्शन जब हो जाता है तो पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल को एंजाइम A में। और जो ये एसिटाइल को एंजाइम है, ये इंटर कर जाता है माइटोकांड्रिया के इनर
मैट्रिक्स में। अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या पायरूवेट इंटर करता है माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में, तो नहीं। कौन इंटर करता है? स्टाइल को एंजाइम ए। अब इसका चलेगा क्रेब्स साइकिल। ठीक, देखिए ये माइटोकांड्रिया है, ये माइटोकांड्रिया है, ये उसकी क्या है? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। देखिए ये है आउटर मेम्ब्रेन, और ये बीच, ये वाली जो है इनर मेम्ब्रेन, और बीच में क्या है? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। और ये क्या है? मैट्रिक्स है, माइटोकांड्रिया की मैट्रिक्स। इसी में चलेगा क्या? मैट्रिक्स में क्या होगा? क्रेब्स साइकिल चलेगा। तो चलिए अब हम ध्यान से समझते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। चलिए अब थोड़ा सा क्रेब्स साइकिल का पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखिए ये जो क्रेब्स साइकिल है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है? माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। और जो टोटल रिएक्शन इसमें होते हैं, 8 रिएक्शन होते हैं। ठीक, जो 7 रिएक्शन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? मैट्रिक्स में होते हैं। और जो एक रिएक्शन होता है वो कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन में। ठीक, माइटोकांड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। ठीक, देखिए सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम अकर इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकांड्रिया। कभी कभी पूछा जाता है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है, तो वो कहाँ पाया जाता है? माइटोकांड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं, द स्टेप ऑफ दिस साइकिल बेयर गिवन बाई हैंस क्रेब्स इन 1931। जो क्रेब्स साइकिल की स्टेप्स हैं, अर्थात इसमें जो है 7 स्टेप्स होते हैं, इसको डिस्कवर किसने किया, बताया किसने? हैंस क्रैब ने। ये एक साइंटिस्ट हैं हैंस क्रैब, इन्होंने 1931 में इसको बताया, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम दे दिया गया क्या? क्रेब्स साइकिल। ठीक, चलिए अब हम आगे समझते हैं। देखिए एसिटाइल को एंजाइम ए प्रोड्यूस इन प्रीवियस रिएक्शन इंटर क्रैब साइकिल। ठीक, जो एसिटाइल को एंजाइम है यह किस में बना है? लिंक रिएक्शन में। तो प्रीवियस रिएक्शन अर्थात मतलब पहले बना एसिटाइल को एंजाइम ए, फिर उसके बाद इंटर किया किसमें? क्रैब्स साइकिल में। इसीलिए हम आपको बता रहे थे कि पायरूविक एसिड जो है माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर नहीं करता है, माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में एसिटाइल को एंजाइम ए इंटर करता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। क्रैब साइकिल इज आल्सो नोन एज TCA साइकिल। जो क्रैब साइकिल होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? TCA साइकिल बोलते हैं। अर्थात इसका फुल फॉर्म होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक, बिकॉज इसे क्यों कहते हैं? फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म साइट्रिक एसिड, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म होता है वो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है? साइट्रिक एसिड फॉर्म होता है, इसीलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। सो साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक, तो इसी को हम TCA साइकिल भी कहते हैं। चलिए अब हम समझते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में डिटेल से। तो चलिए अब हम समझते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। देखिए लिंक रिएक्शन से हमें क्या प्राप्त हुआ? एसिटाइल को एंजाइम ए, और कितने मॉलिक्यूल बने इसके? 2 मॉलिक्यूल बने। जो एसिटाइल को एंजाइम है यह 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है, अर्थात इसके अंदर 2 कार्बन होते हैं। ठीक, अब देखिए ये है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, यह जो है 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है, और इसे शॉर्ट में हम OAA बोलते हैं, अर्थात ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। ठीक, अब ये जो एसिटाइल को एंजाइम है ये आकर जो है ऐड हो जाता है किसमें? ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में। ठीक, और क्या ऐड होता है? वाटर का मॉलिक्यूल। जब वाटर का मॉलिक्यूल और एसिटाइल को एंजाइम में ऐड होता है तो यहाँ पर होता है कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, और ये जो को एंजाइम में है ये कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है, और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? साइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, ये जो साइट्रिक एसिड है यह जो है 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है। ठीक, देखिए 2 कार्बन थे एसिटाइल को एंजाइम के पास, और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के पास थे 4 कार्बन। तो 2 कार्बन और 4 कार्बन जब दोनों ऐड हो जाते हैं तो कितना कार्बन हो गया? 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। अब साइट्रिक एसिड का क्या होता है? आइसोमराइजेशन।
जब इसका आइसोमराइजेशन होता है तो यह कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइट्रेट में। ठीक, आइसोसाइट्रेट भी यह 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है। और ध्यान दीजिएगा इन सभी के जो हैं कितने मॉलिक्यूल हैं, 2-2 मॉलिक्यूल हैं। ठीक, जितने भी चीज़ें बढ़ रही हैं यहाँ पर सब में इंटू 2 रहेगा। ठीक, इंटू 2 रहेगा। तो देखिए अब जो आइसोसाइट्रेट बना है इसका भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में। ठीक, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में। ठीक, देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है, किसी रिएक्शन से हाइड्रोजन आयन का बाहर निकलना या ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन आयन बाहर निकले, क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल थे तो 2 हाइड्रोजन बाहर निकला और Na से क्या बन गया, NaDH बन गया। और कितने मॉलिक्यूल बने, इसके भी 2 मॉलिक्यूल बने। ठीक, अब ये जो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड है इसका क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, अर्थात इसमें से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है तो यह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्फा कीटो ग्लूटोरेट में। ठीक, अब ये जो अल्फा कीटो ग्लूटोरेट है यह जो है 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि देखिए ये जो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड है यह 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल था। इसमें से 1 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, अर्थात 1 कार्बन बाहर निकल गया तो कितने कार्बन बचे, 5 कार्बन बचे। ठीक, ये जो अल्फा कीटो ग्लूटोरेट है इसका क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक, देखिए ये जो अल्फा कीटो ग्लूटोरेट है इसका क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, अर्थात ऑक्सीडेशन और कार्बोक्सिलेशन को हम जब जोड़ देते हैं एक में तब हम उसे एक साथ क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक, अब देखिए जब इस अल्फा कीटो ग्लूटोरेट का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है तब यह कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। ठीक, अब देखिए इस रिएक्शन में होता क्या है, इसमें सबसे पहले अल्फा कीटो ग्लूटोरेट में कोएंजाइम ए ऐड होता है और इसके बाद क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब कि ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन बाहर निकलते हैं या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन बाहर निकला। ये जो हाइड्रोजन बाहर निकला ये जाके अटैच हुआ Na से और क्या बन गया, NaDH। कितने मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल बने, क्योंकि इन सभी के कितने मॉलिक्यूल हैं, आपको बताया था कि 2-2 मॉलिक्यूल हैं। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से बाहर निकल गया। अब देखिए ये था 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, जब 1 कार्बन और निकल गया तो कितना बचा, 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। ये जो सक्सिनाइल को एंजाइम ए है ये 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो सक्सिनाइल को एंजाइम ए है अब यह जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सक्सिनिक एसिड में। ठीक, सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसमें से क्या होता है, फॉस्फेट निकलता है और उस फॉस्फेट से क्या होता है, ये जो फॉस्फेट है ये जाके ऐड हो जाता है ADP में और ADP से क्या बन जाता है, ATP। कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं ATP के। ठीक, अब ये जो सक्सिनिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्यूमेरिक एसिड में। फ्यूमेरिक एसिड में जब कन्वर्ट होता है तो इनसे क्या निकलता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इनका भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकला ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जाके किस में अटैच हो गया, FAD में, FAD में। और FAD से क्या बन गया, FADH बन गया। और FADH के कितने मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल बने। अब ये जो फ्यूमेरिक एसिड बना है ये फ्यूमेरिक एसिड जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैलिक एसिड में। और इसमें क्या ऐड होता है, H2O, वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है फ्यूमेरिक एसिड में और क्या बन जाता है, मैलिक एसिड बन जाता है। अब ये जो मैलिक एसिड है इसे हम मैलेट भी कहते हैं। ठीक, ये जो मैलिक एसिड है अब यह जो है इसका क्या होगा, इसका होगा ऑक्सीडेशन,
अर्थात इसमें से हाइड्रोजन आयन क्या होगा, बाहर निकलेगा। जब हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेगा, क्योंकि इन सभी के कितने मॉलिक्यूल हैं, दो दो मॉलिक्यूल हैं, तो दो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। अब ये जो हाइड्रोजन बाहर निकला ये जाके किस में ऐड हो गया, Na में, और Na से क्या बन गया, NaDH। और कितने मॉलिक्यूल बने इसके, दो मॉलिक्यूल बने। तो फिर से मैलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में। अब ये साइकिल जो है लगातार चलती रहती है। फिर से क्या होगा, इसमें स्टाइल कोएंजाइम में ऐड होगा, फिर ऑक्जेलोएस्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा साइट्रिक एसिड में, साइट्रिक एसिड फिर कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसाइट्रेट में, आइसोसाइट्रेट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, फिर इसमें NaD से NaDH बनेगा। फिर ये जो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड है फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटोरेट में। यहाँ पर हुआ इसका डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। फिर ये जो अल्फा कीटोग्लूटोरेट है यह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सक्सिनाइल को एंजाइम ए में। और यहाँ पे क्या होता है, इसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, अर्थात ऑक्सीडेशन होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है। ऑक्सीडेशन में हमने हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाला और हाइड्रोजन आयन जाके ऐड हो गया NaD से और बन गया NaDH के दो मॉलिक्यूल। और यहाँ पर हुआ डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल गया। और यहाँ पर हमने क्या ऐड कर दिया, को एंजाइम ए, और क्या बन गया, सक्सिनाइल को एंजाइम ए। ठीक, ये जो है 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल था। ठीक, तो यहाँ से भी एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया है, तो ये 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल बचा। अब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनिक एसिड में, और यहाँ से निकलेगा एक फॉस्फेट, और क्या होगा, ADP में जाके ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ATP के दो मॉलिक्यूल। ठीक, फिर क्या होगा, सक्सिनिक एसिड से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ्यूमेरिक एसिड में। और यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में पता है हाइड्रोजन बाहर निकला, FAD में ऐड हुआ, क्या बन गया, FADH। FADH के दो मॉलिक्यूल बन गए। फिर क्या होता है, फिर फ्यूमेरिक एसिड जो है इसमें ऐड होता है H2O, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड का फिर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। फिर से इसमें हाइड्रोजन आयन बाहर निकले, जाके NaD में ऐड हो गए, क्या बन गया, NaDH के दो मॉलिक्यूल बन गए। फिर से ये मैलिक एसिड कन्वर्ट हो गया ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में, और ये साइकिल जो है ऐसे लगातार चलती रहती है। और क्या फॉर्मेशन होता रहता है इसमें, देखिए इसमें फॉर्मेशन होता रहता है NaDH का, और यहाँ पर भी NaDH का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर FADH का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पर भी क्या फॉर्मेशन हुआ, NaDH का फॉर्मेशन हुआ। तो चलिए अब हम देखते हैं बैलेंस शीट, अर्थात किसमें कितना NaDH बना और कितना FADH बना और कितना ATP बना। चलिए अब हम देखते हैं। तो चलिए अब हम बैलेंस शीट देखते हैं, अर्थात ग्लाइकोलाइसिस और उसके बाद लिंक रिएक्शन और उसके बाद क्रैब साइकिल में हमें कितने ATP, कितने NaDH और कितने FADH का फॉर्मेशन हुआ। देखिए ग्लाइकोलाइसिस में जो है टोटल 10 ATP बने थे। ठीक, 10 ATP में से हमने 2 ATP को खर्च भी किया था। ठीक, शुरुआत में तो हमने क्या किया, 2 ATP को माइनस कर दिया, तो हमारे पास नेट ATP जो है 8 ATP का फॉर्मेशन हुआ था किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में। उसके बाद जो है ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज क्या बन जाता है, पायरुविक एसिड। ठीक, ग्लाइकोलाइसिस में हम ग्लूकोज से क्या बना लेते हैं, पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड का होता है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है, NaDH का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब देखिए एक NaDH बराबर होता है 3 ATP। ठीक, तो यहाँ पर NaDH के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, क्योंकि पायरुविक एसिड के भी कितने मॉलिक्यूल थे, 2 मॉलिक्यूल। तो क्या हो गया, एक NaDH बराबर 3 ATP, तो 2 NaDH बराबर 6 ATP। ठीक, अब हम चलिए समझते हैं क्रैब साइकिल में कितने NaDH बने हैं। देखिए क्रैब साइकिल में हमें जो है 1, 2, 3 NaDH बने। ठीक, अब चलिए अब हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ बने थे। तो देखिए ये है क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल में देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ से देखिए सबसे पहला NaDH यहाँ पर बना। ठीक, उसके बाद फिर आते हैं हम आगे देखते हैं दूसरा NaDH यहाँ पर बना। ठीक, दूसरा NaDH, फिर हम आगे चलते हैं तीसरा NaDH कहाँ बना, यहाँ पर बन गया तीसरा NaDH। ठीक, तीसरा NaDH यहाँ पर बना।
तो क्रैब साइकिल में कितने NADH बने थे? 3। तो 1 2 3 NADH बने थे। देखिए क्योंकि सभी के 2-2 मॉलिक्यूल थे तो NADH भी कितने बने थे? 2-2 NADH बने थे। ठीक, तो देखिए एक NADH बराबर होता है 3 ATP, तो 2 NADH बराबर 6 ATP, इसमें भी 2 NADH बराबर 6 ATP और इसमें भी 2 NADH बराबर 6 ATP। तो 6 ATP कितना हुआ? 12 ATP। फिर उसमें हम प्लस 6 ATP कर देते हैं तो कितना ATP बन जाता है हमारे पास? टोटल 18 ATP बन जाता है। ठीक, अब उसके बाद आगे देखते हैं, हमारे पास इसमें ATP भी बना था। ठीक, क्योंकि मॉलिक्यूल 2 थे तो 2 ATP बना। ठीक, अब 2 ATP को भी हम इसमें क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ठीक, प्लस कर देते हैं। उसके बाद देखिए एक FADH भी बना था। चलिए अब हम देख लेते हैं कहाँ पर बना था। तो देखिए जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है तो यहाँ पर क्या होता है? इसका ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। ठीक, क्योंकि इन सभी के कितने मॉलिक्यूल थे? 2 मॉलिक्यूल थे, तो 2 हाइड्रोजन निकला और FAD में जाके ऐड हो गया तो कितने बन गए FADH? 2 FADH बन गए। ठीक, तो FADH के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं। ठीक, 2 मॉलिक्यूल। तो देखिए एक FADH बराबर होता है 2 ATP। ठीक, तो यहाँ पर FADH के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल। तो 2 FADH बराबर कितना मॉलिक्यूल हो गया? 4 ATP हो गया। ठीक, 2 FADH से कितने ATP मिलते हैं? 4 ATP। तो हम +4 कर देते हैं। तो टोटल ATP कितना हो गया? 24 ATP। ठीक, 18 में हम 2 को ऐड किए, कितना हो गया? 20, और 4 को ऐड कर दिए, कितना हो गया? 24 ATP हो गया। ठीक, तो हमें क्रैब साइकिल में कितने ATP का फॉर्मेशन किया हम लोगों ने? 24 ATP का फॉर्मेशन किया हमने, किसमें? क्रैब साइकिल में। और उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस में टोटल ATP हमने कितना बनाया था? 10 ATP। ठीक, और इसके बाद लिंक रिएक्शन में टोटल ATP कितना बनाया था हम लोगों ने? जो है 6 ATP, क्योंकि यहाँ पर 2 NADH बना था, एक NADH बराबर होता है 3 ATP, तो 2 NADH बराबर 6 ATP। तो 10 में 10 और 6 को हम प्लस कर देते हैं तो कितना ATP आता है हमारे पास? 16 ATP। ठीक, कितना ATP आता है हमारे पास? 16 ATP। अब हम क्या करेंगे? 16 ATP को हम ऐड कर देंगे किसमें? 24 ATP में। ठीक, अब देखिए चलिए ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। तो 10 की हमने यहाँ पर 0 लिखा, एक यहाँ पर हासिल लगाया और इसके बाद 3 में 1 को ऐड कर दिया, कितना हो गया? जो है 3, और इसके बाद उसमें 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 40। ठीक, तो हमें टोटल ATP कितना मिला? जो है 40 ATP का फॉर्मेशन। तो टोटल हमारे पास कितने ATP बन गए? 40 ATP। लेकिन हमने यहाँ पर इसका टोटल ATP लिया था। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? ग्लाइकोलाइसिस में जो है 2 ATP खर्च भी हुआ था, हमने इसको नहीं जोड़ा था, हमने केवल 10 को लिया था। तो अब हम क्या करते हैं? इस 40 में, इस 40 ATP में जो 2 ATP खर्च किया था उसको क्या कर दिए? माइनस कर दिए। ठीक, तो 40 माइनस 2 हमारे पास कितना आ गया? 38 ATP। ठीक, 38 ATP। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने पर हमें कितना ATP मिलता है? 38 ATP मिलता है। ठीक, तो देखिए हम इसको ऐसे भी काउंट करते हैं, जैसे देखिए हमने क्या किया? ग्लाइकोलाइसिस में 10 ATP का फॉर्मेशन किया था, तो 10 ATP में से हमने 2 ATP खर्च भी किया था ग्लाइकोलाइसिस में, तो 10 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 8 ATP आया। ठीक, तो जो है ग्लाइकोलाइसिस में हमने कितने ATP का फॉर्मेशन किया? 8 ATP का, नेट 8 ATP गेन किया। ठीक, उसके बाद लिंक रिएक्शन में जो है
एक NADH बना था, क्योंकि दो मॉलिक्यूल थे तो 2 से इंटू कर दिया तो कितने ATP बन गए? 6 ATP, क्योंकि एक NADH बराबर 3 ATP होता है तो 6 ATP बन गया। ठीक, तो लिंक रिएक्शन में हमने कितना ATP का गेन किया? 6 ATP। उसके बाद क्रैब साइकिल में हमने कितनी ATP को गेन किया? 24 ATP को गेन किया। ठीक, देखिए 6 ATP मतलब 3 NADH बने थे, तो देखिए यहाँ पर एक NADH मॉलिक्यूल बराबर 3 ATP होता है तो 2 NADH थे, तो 6 ATP 6 ATP 6 ATP कितना हो गए? 18 ATP। अब 18 ATP में जो है 2 ATP को प्लस करेंगे तो 20 ATP, और फिर 4 ATP को भी प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 24 ATP। तो जो है क्रैब साइकिल में हमें कितना ATP मिला? 24 ATP। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। देखिए देखिए 24 में अगर हम 6 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? कितना हो जाएगा? 30। ठीक, 30 ATP हो जाएगा। और इसके बाद ये जो 8 ATP है इसको भी ऐड कर देंगे 30 में, तो कितना हो जाएगा? 38 ATP। तो ग्लाइकोलाइसिस में पूरे जो है हमने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया तो हमें नेट कितना ATP मिला? नेट कितना ATP मिला? 38 ATP। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।